पहले जब हम नाम सुन रहे हैं, मेरे लिए भी ये शब्द तंतु काफी नया था। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने उसको नेट में सर्च किया तो मुझे पता चला तंतु मतलब फाइबर। फाइबर मतलब क्या? अभी जो हम कपड़े पहन रहे हैं वो किसी ना किसी चीज से बना है ना? जैसे कि आपका कपास हो गया, या फिर आपकी जो भी चीजों के धागे होते हैं ना, सिल्क होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीजें होते हैं ना, उन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? तंतु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कपास को जब हम एक साथ जोड़ लेंगे ना, मिला देंगे, तो वो एक फाइबर बन जाएगा, और उस फाइबर से हम लोग क्या, हमारा एक कपड़े बनते हैं या फिर उस तरह से। सो तंतु तथा कपड़ा, तो उसके बारे में हम शुरू करेंगे। आप जानते हैं कि कपड़े तंतु से बनते हैं। उस वस्त्र के कपड़े को देखिए, जो आपने पहना हुआ है, ये वस्त्र धागे से बनाया गया है। वह धागा जिसे छोटे तंतुओं से तैयार किया गया है। कपड़े के टुकड़े से एक धागे को निकाले और उसे मरोड़ कर खोले। ऐसा करने पर आपको वे छोटे तंतु दिखाई देंगे। आप जानते हैं कि हमारे पास बड़ी संख्या में तंतु उपलब्ध है और उनके अनेक प्रकार के कपड़े तैयार किए जाते हैं। यही कारण है कि जब आप बाजार में किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ विभिन्न प्रकार के कपड़े उपलब्ध होते हैं, है ना? जैसे कि बनारसी साड़ियाँ होंगी, या फिर कुछ अलग होगा, खादी होगा, कपास होगा। तो ये अलग अलग जो इतना सारा प्रकार के हमको फाइबर्स मिलते हैं उनको तंतु कहते हैं ना। तो अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं। हम चाहते हैं कि इस पाठ में आप खरीदे जाने वाले कपड़े को पहचानने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के ज्ञान और कौशल को प्राप्त करें, और इसके लिए आपको कपड़ों के विशिष्ट गुणों का ज्ञान प्राप्त करें और विशिष्ट प्रयोग के लिए कपड़ों की उपयुक्तता को सुनिश्चित करना होगा। आप अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कपड़ों के विभिन्न प्रयोगों से परिचित हैं। तंतुओं तथा कपड़ों का अध्ययन आपको बाजार में उपलब्ध विभिन्न कपड़ों के गुणों तथा उनके प्रयोगों का संपूर्ण ज्ञान उपलब्ध कराएगा। देखिए, मेरे लिए भी, जब आपके लिए भी मैं ये पढ़ रही हूँ ना, तो फिर मुझे भी बहुत नई नई चीजें पढ़ने को मिल रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। इस ज्ञान से हमें आवश्यकता के अनुसार सही कपड़ा खरीदने तथा उसे खरीदने के पश्चात उसका सर्वोत्तम प्रयोग करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे क्यों हम ये पढ़ रहे? देखो, कभी भी कुछ पढ़ते हैं ना, कुछ भी हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे होम साइंस हो, कुछ भी हो, पढ़ने से पहले हमारे मन में एक चीज होना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? ऐसे तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, किसी कारणवश पढ़ रहे। तो ये जो चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं, तंतु और कपड़े, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमको क्यों पढ़ना है उसको? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इस ज्ञान से हमें आवश्यकता के अनुसार सही कपड़ा खरीदने तथा उसे खरीदने के पश्चात उसका सर्वोत्तम प्रयोग करने में मदद मिलेगी, है ना? सपोज आप सबको पता होगा कि जब हम कुछ चीज खरीदते हैं, कोई भी कपड़ा खरीदते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। अब जैसे कि अभी कॉटन कपड़ा है, कपास का जो कपड़ा है, उसको हम किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं ना। गर्म पानी में भी धुलाई कर सकते हैं, ठंडे पानी से भी, उसको हम सर्फ में भी कर सकते, डिटर्जेंट से भी कर सकते हैं, या फिर ड्राई क्लीन भी कर सकते हैं। तो इसको अलग तरह से कर सकते हैं। लेकिन कुछ कपड़े होते हैं, सपोज किसी फाइबर्स के कुछ कपड़े होते हैं जिसको हम क्या नहीं कर सकते, सीधे ठंडे पानी से नहीं मतलब नहीं धो सकते, या फिर कभी कभी गर्म पानी से नहीं धो सकते, ब्लीच नहीं किया जा सकता, है ना? तो अलग अलग जो तंतु होते हैं, तंतु के कपड़े होते हैं, उनका अलग अलग तरह से एक्चुअली यूज होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ जैकेट होगा जो वो लोग कह देंगे कि आप इस जैकेट को ना ड्राई क्लीन ही करवाओ, मतलब पानी से आप मत धोना, इसको ड्राई क्लीन ही करवाना है। क्यों? क्योंकि वो जो फाइबर यूज हुआ है उसको अगर हम पानी से धुलाई करके अगर वो करेंगे, साफ करेंगे, तो शायद वो खराब हो सकता है। तो
हम आज जो ये कपड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं वो इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा एक तो नॉलेज बढ़ेगा, है ना। देखो प्रकृति ने हमको इतना कुछ दिया है, इतने सारे फाइबर्स दिए हैं। एक तो हमको उसके बारे में पता चलेगा कि वाह कि प्रकृति ने हमको क्या क्या दिया है और हमने उसको किस तरह से यूज किया है, एक तो वो पता चलेगा। दूसरी बात है कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं उन चीजों में क्या चीज हमें करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, हमें वो पता चलेगा। और तीसरा हमको पता चलेगा ये तरह की फाइबर्स हम कब यूज करेंगे। जैसे कि अब ठंडे के दिन में हम लोग कपास का कपड़ा पहनेंगे तो क्या होगा बताओ। जब बहुत ज्यादा सर्दी है तब हम अगर कपास का सिर्फ कपड़ा पहनेंगे तो क्या होगा। मैं उससे हमें ठंडी भी लग सकती है। ठंडी भी लग सकती है राष्ट्र, या हम बर्फ बन जाएंगे। मैम बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। बिल्कुल, तो हम लोग वुलन कपड़ा पहनते हैं ना, वुलन कपड़ा। तो उस तरह से अब सपोज ऐसा है कि हमको कपड़ों का ज्ञान ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ठंडे में ही रह जाएंगे ना। तो इसीलिए हमको इसका ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, वो है तंतु और कपड़ों का ज्ञान। तो लेट अस स्टार्ट। वस्त्रों को पहनना तथा घर के कार्यों में कपड़ों का प्रयोग। हम वस्त्रों को क्यों पहनते हैं? जी हाँ, आप सही हैं। हमारे कपड़े हमारी दूसरी त्वचा के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमारे अभी अंदर में जो हमारे ऑर्गन्स है ना, हमारा हार्ट है, लिवर है, फिर हड्डियां हैं हमारे, तो उनको ढकने के लिए हमारा पहला कपड़ा है क्या, हमारा स्किन, है ना। सपोज हमारा स्किन नहीं होता तो लोगों का हार्ट, लंग्स सब दिखता बाहर, है ना। तो बिकॉज वो कितना डरावना होगा ना, इसीलिए ऊपर में जो पहला कपड़ा हमको मिला है वो है स्किन। अब उसके ऊपर जो एक दूसरा त्वचा है वो क्या है, हमारे कपड़े, वही यहाँ पे बताया गया है। तो जीवन के हर स्तर पर तथा प्रत्येक समारोह में हमारे वस्त्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये हमारे शरीर को ढक कर रखते हैं तथा प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। तो कपड़ों का क्या यूज है, एक तो हमारे शरीर को ढकने के लिए कपड़े काम आते हैं। दूसरी बात है जो भी जलवायु है, सपोज गर्मी का जलवायु है या सर्दी का जलवायु है, तो हर एक सीजन के अनुसार हमारा कपड़ा बदलता है। तो वो एक काम करता है, हमारी सुरक्षा करता है ना। तो वस्त्र हमारे व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। तो आजकल के दिनों में, पहले तो ये नहीं था, बट आजकल वस्त्र लोग क्यों पहनते हैं, एक तो अपना एक स्टेटस या फैशन या फिर उस हिसाब से भी उसको करते हैं ना। हमारे व्यक्तित्व मतलब हमारा जो पर्सनालिटी है उसको निखारता है ना। तो ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाए जाते हैं और इन्हें विभिन्न रूपों में सिला जाता है, जिन्हें परिधान या पोशाक कहते हैं। एक अच्छी तरह से सिली गई पोशाक तथा अवसर के अनुसार व उपयुक्त समय पर उसे पहनना व्यक्ति की आदतों, उसकी रुचि, सामाजिक स्थिति, व्यवहार तथा अन्य गुणों को दर्शाती है। हाँ, ये जो बात है, अब देखो एक व्यक्ति जैसा है उस तरह से उनका पहनावा होता है, उनका रहन सहन होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो खुद को जैसे कि जो विदेश में रहते हैं ना, जो फॉरेनर्स हैं, वहां पे बहुत सर्दी है, वहां का जो जलवायु है वो काफी अलग है। तो वो लोग क्या पहनते, कोट पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, ट्राउजर्स, ये सब पहनते हैं ना, जंपर्स वगैरह। अभी जो हमारे भारत में क्या है, जो जलवायु है वो ट्रॉपिकल बोला जाता है उनको, मतलब सूरज की काफी किरणें हमको बहुत ज्यादा मिलता है दूसरे कंट्रीज के तुलना में। भारत में सूर्य की किरणें बहुत पड़ती है। तो क्या है, हमारा जलवायु इस तरह से है कि हमको खूब ज्यादा ठंड के कपड़े न पहनने से भी चल जाते हैं। विंटर्स की बात अलग है,
बट विंटर्स के अलावा बाकी सब समय हम लोग इतना ठंड हमें नहीं लगता है ना। तो वो भी जगह से जगह अभी वो डिफरेंट है, अलग है। तो उस तरह से एक तो वो बात है। तो भारत में ज्यादातर पहले के जमाने में क्या पहना करते थे लोग, कपास के जो धोती कुर्ता होता है वो पहनते थे, या आपका सलवार सूट पहनते थे, या उस तरह की चीजें पहनते थे, है ना। लेकिन अभी जब से मॉडर्न हो गया है, जैसे कि जब से ब्रिटिश आए हैं एंड जब भारत बहुत अलग हो गया है, तो अभी सब लोग अलग पहनते हैं ना, बाहर की तरह अभी वेस्टर्न कल्चर की तरह हम लोग अपना ड्रेसिंग करते हैं। लेकिन आप देखिएगा व्यक्तित्व काफी इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, तो वो क्या है, उनका जो पर्सनालिटी है वो भारत की संस्कृति को पूरी अच्छी तरह से वो निखारते हैं ना। तो इसीलिए उनका जो पहनावा है वो दूसरे जो बाकी सब वर्ल्ड में, विश्व के जो बाकी सब लीडर्स है, जैसे कि अमेरिका, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, या फिर हो गया आपका रशिया के प्रेसिडेंट है, या दूसरे जो विश्व के प्रेसिडेंट है, उन लोगों से हमारे मोदी जी काफी अलग है ना। उनका पहनावा अलग है। अब गांधी जी जब हुआ करते थे, गांधी जी का पहनावा काफी अलग था। तो यहाँ पे मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा व्यक्तित्व जैसा होता है वो चीज में हमारे कपड़े बहुत मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। अब जैसे गांधी जी जो मूल्य रखते थे, है ना, सादा जीवन जीते थे वो, और वैष्णव जैसे जीते थे, तो बिकॉज वो उस तरह से जीते थे तो उनके कपड़े भी उस तरह से थे। वो धोती पहनते थे एंड वो गरीबों के लिए बहुत सोचते थे। तो इसीलिए वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा रमक चमक जैसे कपड़े, नहीं, सिंपल एक खादी का कपड़ा पहनते थे, धोती पहनते थे, बस। और वो बिकॉज वो बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने वैष्णविज्म में, तो इसीलिए वो उस तरह से उनका पहनावा होता था। मोदी जी का इस तरह से पहनावा है, दूसरे लीडर्स का अलग तरह से पहनावा है, उस तरह से। तो मैं जैसा सोचती हूँ, मेरी पर्सनालिटी जैसी है, मेरा पहनावा भी उस तरह से। अगर हम लोग दूसरों को देख के मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, तो मैं जैसी हूँ मेरा पहनावा हमेशा अलग होगा, राइट। तो इसमें यही बात बताया गया है कि एक अच्छी तरह से सिली गई पोशाक तथा अवसर के अनुसार व उपयुक्त समय पर उसे पहनना व्यक्ति की आदतों, उसकी रुचि, सामाजिक स्थिति, व्यवहार तथा अन्य गुणों को दर्शाती है। सामान्य पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं और उनके पास विभिन्न प्रयोजनों तथा अवसरों के लिए भिन्न प्रकार की पोशाकें होती है। उदाहरण के लिए औपचारिक, अनौपचारिक अवसरों, खेलकूद तथा रात्रि के समय पहनने जाने वाली पोशाक, ये भी है ना। ये जो पोशाक होते हैं, जैसे कि औपचारिक मतलब ऑफिशियल, है ना। जैसे कि ऑफिसेस में किस तरह के कपड़े पहनेंगे लोग, जैसे कि कोट पैंट टाइज, या फिर मतलब उस तरह से कपड़े पहनते हैं औपचारिक काम के लिए। एंड अनौपचारिक में अनऑफिशियल, सपोज हम अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं तो कुर्ता पहन लिया, तो उस तरह से लोग पहनते हैं ना सिंपल ड्रेसेस, वो अनौपचारिक। खेल कूद हो गया, अब खेल कूद में हम लोग डेफिनेटली धोती पहन के खेल कूद कोई नहीं कर सकता, या साड़ी पहन के खेल कूद नहीं कर सकता, उसके लिए अलग तरह से कपड़े होते हैं। और रात्रि के समय जब लोग सोने के लिए जाते तब उनका अलग सा ड्रेस होता है जो बहुत लाइट होना चाहिए ना, ताकि हमको अच्छी तरह से नींद आए, तो ताकि हमारे जो त्वचा है वो अच्छी तरह से सांस ले सके, है ना। तो उस तरह से जो कंफर्टेबल कपड़े होते हैं हम रात के समय वो पहनेंगे। तो यहाँ पे वही बताया गया, समय के अनुसार भी हम लोग अलग तरह की पोशाक पहनते हैं। तो हमारे देश में वस्त्रों के रंगों का निर्धारण मौसम, जलवायु, व्यक्ति की आयु, अवसर, वैवाहिक स्थिति, लिंग, समुदाय, खुशी या दुख के आधार पर किया जाता है। वस्त्रों से व्यक्ति, अभी देखो यहाँ पे जब किसी की मृत्यु होती है तो भारत में लोग ज्यादातर
सफेद रंग का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन बाहर जो क्रिश्चियन कंट्रीज है वो लोग काले रंग का कपड़ा पहनते हैं ना, कोट और पैंट पहनते हैं ब्लैक कलर का, तो वैसा है, राइट। तो वो भी अलग तरह का है। तो वस्त्रों से व्यक्ति के धर्म तथा व्यवसाय का भी पता लगाया जा सकता है। अंततः किंतु सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र उसे पहनने वाले की आदतों तथा स्वच्छता के प्रति उसके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। यदि कपड़े गंदे हैं और उसमें सिलवटें पड़ी है तो हम मान लेते हैं कि वह व्यक्ति लापरवाह तथा गरीब है ना। तो कपड़ों से भी पता चलता है कि ये कैसे घर में रहने वाला या इसका व्यक्तित्व कैसा है। सपोज किसी का कपड़ा बहुत गंदा है, मतलब या फिर उनकी जैसे यहाँ कहा गया है कि उस पर सिलवटें पड़ी हुई है, तो लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे कि या तो ये लापरवाह है ना, नहीं तो ये काफी गरीब है। तो वो पता चलता है। तो कड़क, साफ सुथरे तथा अच्छी तरह से इस्त्री किए हुए कपड़े व्यक्ति के सुसज्जित व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। बिल्कुल। आपने अभी वस्त्रों के प्रयोजन के बारे में जाना। इस संबंध में 2 उदाहरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं। वस्त्रों के 3 अन्य प्रयोजनों को इस सूची में शामिल करें। ठीक है, तो अभी तक हमने जो कुछ भी जाना उसमें से यहाँ पे 2 उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपको और 3 ऐड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है कि हम वस्त्र क्यों यूज करते हैं, हम वस्त्र का प्रयोजन क्यों करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है कि सुंदर दिखने के लिए वस्त्र को यूज करते हैं। दूसरा, अपना अलग व्यक्तित्व दर्शाना, यह है दूसरा। अभी आप बाकी 3 बताएं किस कारण से हम लोग वस्त्र प्रयोजन करते हैं। मैम दूसरा हो सकता है कि हमारा स्किन अच्छा रहे, क्योंकि हम जो है वो गर्मी के दिनों में ठंडे वाले कपड़े पहनेंगे तो हमें जो है वो परेशानी हो सकती है। बिल्कुल। तो हमारे त्वचा की सुरक्षा के लिए, आपका जो पॉइंट है, हमारी त्वचा की सुरक्षा के लिए हम कपड़ों का, वस्त्रों का प्रयोजन करते हैं। वेरी गुड। और 2 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? मैम दूसरा हो सकता है कि हमें वो कपड़े जो है वो दूसरे को बताते हैं कि हम कौन से जॉब से आते हैं। फॉर एग्जांपल आर्मी हो, पुलिस हो या कुछ भी हो, वो निर्देश एक तरह का देते हैं वो कपड़े हमें कि वो जो है वो उस। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि सपोज हम है ना, तो वो बताता है कि हम कौन से प्रोफेशन से आते हैं या जॉब से आते हैं। जैसे कि आपने जैसे बताया डॉक्टर हो गया, एक डॉक्टर क्या पहनेगा, एक कोट पहनेगा ना, व्हाइट कलर का जो होता है वो पहनेगा। या कोई आर्मी हो गया, वो क्या पहनेगा, अपना यूनिफॉर्म पहनेगा। एयरफोर्स, नेवी जो हमारे डिफेंस में काम करते हैं उनका अलग है ना। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। और 5वां मैम 5वां लास्ट पॉइंट, मैम 5वां हो सकता है कि हमारी जो पहनावा है वो जो है वो अगर साफ सुथरा रहे तो हम जो है वो कई बीमारियों से बच सकते हैं, स्किन डिजीज से। राइट। तो हमारी ये बीमारियों से भी मतलब रक्षा करता है ना, मौसम के अनुसार हमको सुरक्षा प्रदान करती है। बिल्कुल। तो ये 5 चीजें होगी कि हम किस किस कारण से वस्त्र को यूज करते हैं। राशु, मुस्कान, आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? नो मैम, ये सारे पॉइंट्स ही है ना? यस मैम, सही है। यस, ओके। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कपड़ों के अन्य प्रयोग। सोचे और बताएं कि आपके घर में कपड़ों के अन्य क्या प्रयोग होते हैं। वस्त्रों के अतिरिक्त आप अपने घर में कपड़ों को चादर, पर्दों, यस है ना, सिर्फ कपड़े हम मतलब शरीर को ढकने के लिए ही नहीं, कपड़े बाकी सब में भी यूज
यूज होता है, जैसे कि हमारा बिस्तर के जो चादर होते हैं, वो चादर होते हैं, पर्दे होते हैं, कमरों की साज सज्जा होती है, टेबल क्लॉथ हो गया, या फिर आपका जो सोफा का कवर हो गया, है ना, इतने सारे में भी तो कपड़े ही यूज होते हैं। कुशन के कवर आदि के रूप में प्रयोग करते हैं। रसोई में आपको झाड़न, पोछे, कवर आदि की आवश्यकता होती है, जो कपड़ों से बने होते हैं। सामान्यतः अधिकतर प्रयोजनों के लिए सूती कपड़ा ही सर्वाधिक उपयुक्त होता है। जब आप विभिन्न प्रकार के कपड़ों के गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सूती कपड़ा ही अधिकतर प्रयोग क्यों किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया सबसे ज्यादा सूती कपड़ा यानी कॉटन क्लॉथ, है ना, वो यूज होता है। वो क्यों होता है, शायद हमको ये आगे पता चलेगा। तो कपड़े पहनावे के अलावा और किन किन चीजों में यूज होता है, अभी हमने पढ़ा। आप लोग बताएं किन किन चीजों में यूज होता है पहनने के अलावा। वे हमारे बिस्तर में चादर होते हैं, उसमें भी यूज होते हैं। फिर हमारे पर्दे उर्दे में भी यूज किए जाते हैं। अभी मुस्कान बताएगी कुछ। हाँ मुस्कान बताओ। मैम हमारे बेड में पिलोज के कवर होते हैं और वो कपड़े यूज होते हैं उसमें। फिर चादर और ये घर में जो मैम वो पोछा लगाते हैं उसमें भी वो कपड़े यूज होते हैं। और फिर सोफे में जो कवर्स होते हैं उसमें भी कपड़े यूज होते हैं। और बहुत सारे बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो हमको पता चल गया कहाँ कहाँ और कपड़े यूज होते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कपड़े और उनके स्रोत। हमने चर्चा की है कि तंतु कपड़े की मौलिक इकाई है। क्या आपको पता है कि तंतु देखने में कैसा होता है? इसको समझने के लिए थोड़ी सी कपास ले और उसका सबसे छोटा अंश अलग निकाल ले। उसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। यह छोटे या बड़े रेशे जैसी एक नरम संरचना है जो सफेद बाल जैसी नजर आती है। वास्तव में यही तंतु है। कपास के एक तंतु का पता लगा पाना कठिन होता है, किंतु कपास के गुच्छे के रूप में इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तंतु के बारे में एक्चुअली बताया गया है। अगर हम उसको हाथ से स्पर्श करके देखें तो हम कर सकते हैं। कॉटन होता है ना, हमारे घर में कॉटन रहता है। सपोज किसी को चोट लग जाती है तो वो जो कॉटन रहता है ना, उसका हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में ले सकते हैं थोड़ा सा कॉटन और उसको फैला सकते हैं, है ना, हाथ से। देखने की बात नहीं है, उसको हम फील करेंगे हाथ से कैसे। कॉटन को हम लोग थोड़ा सा फैला देंगे, जितना पतला कर सकते हैं। तो जब हम उसको हाथ से टच करके देखेंगे, बिल्कुल पतला करने के बाद जब हम उसको हाथ से टच करके देखेंगे तो हमको क्या थोड़ा सा कैसा मिलेगा, एक नेटवर्क जैसा, है ना, जाली जैसा चीज हमको जो मिलने वाला है बहुत ज्यादा पतला करने के बाद, तो फैलाने के बाद, तो उसको हम लोग तंतु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बताया गया है एक्चुअली। आइए अब ऊन के तंतु की संरचना के बारे में विचार करें। वो था कपास, अभी जो हमने सुना वो कपास। अभी ऊन, आप जानते ही हैं कि ये भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट आदि पशुओं के बाल होते हैं। जो ऊन होता है, हम जो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं सर्दी के मौसम में, वो भेड़, बकरी या खरगोश, ऊंट आदि पशुओं के बाल होते हैं। और इन बालों और तंतुओं से स्वेटर, जुराबे, दस्ताने, स्कार्फ, शॉल तथा कोट आदि बनाए जाते हैं। तो पहले तो ज्यादातर
वुलन क्लोथ्स जो होते थे वो ये पशुओं के जो बाल होते हैं उनसे बनाए जाते थे। लेकिन आज के दिन में तो बहुत सारी चीजें अब निकल गई हैं जो शायद पशुओं के उससे न बनाई जाए, है ना। बहुत सिंथेटिक चीजें बस अभी निकली हुई है जो पशुओं के Plus बाल 91,99,000. Decline. Button. Recorder. Pause. Button. आप शुद्ध ऊनी कपड़े या बुनाई की ऊन से धागे को निकाल कर देख सकते हैं। आपने इसमें क्या देखा? इसी प्रकार हमारे पास अन्य अनेक प्रकार के तंतु उपलब्ध है जिनका प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जा सकता है। इनके विषय में हम अगले खंड में पढ़ेंगे। तंतु महीन बाल जैसा रेशा है और ये कपड़े की मूल इकाई है जिससे हम धागा या सूत तैयार करते हैं जिससे कपड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ पे वही हमने समझा कि जो तंतु होता है वो कैसा होता है, वो धागे जैसा होता है। सपोज कोई भी चीज होता है ना, जैसे ऊन होता है, आप सबने ऊन का जो गोला होगा वो सभी ने उसको किया होगा, है ना। उसको आप हाथ में लोगे तो जब ऊन को आप एक एक करके उस धागे को खोलोगे तो आपको पता चलेगा। जो ऊन का रेशा होता है वो बहुत मोटा होता है, सूत का जो होता है वो क्या होता है, काफी पतला होता है ना। तो इस तरह से हम आप तो स्पर्श करके समझ सकते हैं कि तंतु कैसा होता है। हाँ। तो अपने कुछ वस्त्रों को बाहर निकाले, Decline. सूत निकाले और उसको तंतु बनाने का प्रयास करें। लंबाई तथा स्पर्श के आधार पर इन तंतुओं में समानता तथा अंतर का अध्ययन करें। तो यहाँ पे वही बताया गया है, ठीक है, कि जो हमें एक एक चीज निकालने के लिए बताया, तंतु मतलब फाइबर निकालने के लिए बोला। सपोज कपास का कपड़ा है तो कभी कभी होता है ना धागा निकलते रहता है, कपास के कपड़े से धागा निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया है। और ऊन के कपड़े से यानी स्वेटर वगैरह वुलन कपड़े जो होते हैं वहां से जो अंदर से कभी कभी जो धागे निकलते रहते हैं ना उसको निकालने के लिए बोला है। सिर्फ उसको समझ लिए कि कैसा होता है, कपास का तंतु होता है वो किस तरह से है, ऊन का किस तरह से है, तो वो इधर बताया गया है, उसको अध्ययन करने के लिए बताया गया है। तो तंतु की वास्तविक लंबाई बार संरचना को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, किंतु उनके उच्च पावर वाले माइक्रोस्कोप में आसानी से देखा जा सकता है। तो जो तंतु होते हैं ना उनको भी आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि उनको देखना अगर कोई चाहता है तो उसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। उच्च पावर वाले माइक्रोस्कोप में नजर आने वाले कुछ सामान्य तंतुओं का लंबाई बार चित्र नीचे दर्शाया गया। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, उसको हम स्किप करेंगे। तंतुओं की उनका वर्गीकरण। ओके, सो अभी हम जानेंगे कि ये जो तंतु होते हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं, उसका स्रोत क्या है। ओके, सो हमें तंतु विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं और इसीलिए हम इन्हें तदनुसार वर्गीकृत करते हैं। ओके, सो जो तंतुएं हैं वो कौन से स्रोत से यानी कौन से सोर्स से हमको मिलते हैं उसके हिसाब से हम तंतु को कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है, एक है प्राकृतिक स्रोतों से तंतु, है ना, मतलब नेचुरल फाइबर जिसको हम कहेंगे, प्रकृति से डायरेक्टली जिस तरह से हमको मिलते हैं वो एक प्रकार का तंतु हो गया ना, उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक स्रोतों से तंतु। और दूसरा जो प्रकार है वो है, एक मिनट, Switch to silent mode. For instance, for calls and notifications are silenced now. और
दूसरा है मानव निर्मित तंतु। अभी जो हमको प्रकृति से डायरेक्टली मिला है वो है प्राकृतिक तंतु, स्रोत से तंतु, और दूसरा है मानव निर्मित यानी जो आर्टिफिशियली मैन मेड है ना, मैन मेड मानव निर्मित। यस, में से पता चलता है कि जो मानव ने बना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मानव ने बनाया है वो सिंथेटिक होगा, है ना, वो प्राकृतिक नहीं है। तो दो प्रकार हो गया, हमको दो प्रकार के तंतु मिले हैं। पहला है जो प्राकृतिक स्रोत से तंतु, दूसरा है मानव निर्मित तंतु। तो दो ही प्रकार के हैं, हम इसको पढ़ते हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है ये कि तंतुओं के स्रोत क्या है, कितने प्रकार के तंतु होते हैं। तो हम दो तरह से बोल सकते हैं, तंतुओं के स्रोत के अनुसार हमें दो प्रकार के तंतु मिलते हैं। एक है प्राकृतिक स्रोतों से तंतु, दूसरा मानव निर्मित तंतु। पहला प्राकृतिक स्रोतों से तंतु। प्रकृति जैसे पौधों या पशुओं से प्राप्त सभी प्रकार के तंतु, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राकृतिक कौन से? एक तो पौधों से हमको मिलते हैं जैसे कि कपास हो गया, और दूसरा पशु। तो पशु से जो मिलता है वो भी प्राकृतिक ही है, बिकॉज वो नेचुरल है, हमको वो डायरेक्टली मिल रहे हैं, हमको बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो प्रकृति जैसे पौधों या पशुओं से प्राप्त सभी प्रकार के तंतुओं को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। उदाहरण के लिए कपास, ऊन, लिनन, रेशम आदि, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्राकृतिक तंतु है, स्रोतों से तंतु, उसका उदाहरण क्या है? एक है कपास, दूसरा है ऊन, तीसरा है लिनन और चौथा है रेशम। पौधों से प्राप्त तंतुओं को सेल्यूलोसिक तंतु कहते हैं। इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है कि पौधों से प्राप्त तंतुओं को डैश तंतु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोजिक। ओके, इंग्लिश वर्ड है, तो सेल्यूलोजिक तंतु कहते हैं, जैसे सूत तथा लिनन। ओके, तो हमें पता चला पौधे से जो हमको तंतु मिलते हैं उसको सेल्यूलोजिक तंतु कहते हैं। एंड वो उसका एग्जाम्पल क्या है? एक है सूत यानी कॉटन, और लिनन, लिनन। ओके, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, इसीलिए बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ये पौधों से प्राप्त तंतुओं को सेल्यूलोजिक, सभी एक बार बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलेंगे उसे? सेल्यूलोजिक। हाँ, सेल्यूलोजिक। ओके, सेल्यूलोजिक तंतु कहते हैं। और पौधों से मिले हुए भी ये सेल्यूलोजिक तंतु का एग्जाम्पल क्या है, आप लोग बताओ? सूत और लिनन। यस, सूत एंड लिनन। अब पशु स्रोतों से प्राप्त होने वाले तंतुओं को प्रोटीन तंतु, राइट, पौधों से प्राप्त होने वाले को क्या बोलते हैं? सेल्यूलोजिक। और पशुओं से प्राप्त होने वाले को क्या कहते हैं? प्रोटीन तंतु। हाँ, प्रोटीन तंतु कहते हैं, जैसे ऊन तथा रेशम आदि। ओके, तो ये अभी दो प्रकार के, प्राकृतिक स्रोतों से भी दो प्रकार है ना। एक तो कंप्लीट अगर हम देखें तंतुओं के दो प्रकार है, एक है प्राकृतिक स्रोतों से तंतु, दूसरा मानव निर्मित तंतु। अभी प्राकृतिक स्रोतों से तंतु के भी दो प्रकार है, एक है पौधा, दूसरा है पशु, है ना। तो पौधे से जो मिलते हैं उसका क्या नाम है? तंतु। हाँ, सेल्यूलोजिक। और जो पशु से मिलता है वो प्रोटीन तंतु। वेरी गुड। सो जो सेल्यूलोजिक तंतु है उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? मैम लिनन और सूत। हाँ, लिनन और सूत। और जो पशु स्रोत यानी प्रोटीन तंतु है उसका एग्जाम्पल क्या है? रेशम और ऊन। मैम लिनन, रेशम, ऊन
सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले तंतुओं के स्रोतों को नीचे चित्र, यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, तो उसको हम स्किप करेंगे। तो कहाँ से मिलता है? जैसे कपास तो हमें पता है, कपास के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वहां से हमको कपास मिलता है। ऊन कहाँ से मिलता है? भेड़, बकरी, है ना, ऊन, ये सब से हमको ऊन मिलता है। और जो रेशम होता है, जिसको हम सिल्क कहते हैं इंग्लिश में, तो जो सिल्क किससे मिलता है आप लोग को पता है? यस मैम। मैम कीड़ा से मिलता है ना? कीड़े से मिलता है। कुछ लोग तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में, वो कीड़े को कुछ लोग खाते भी हैं। इवन नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल लोग होते हैं, उस रेशम के कीड़े को वो लोग खाते हैं एक्चुअली। बट वो जो कीड़ा होता है वो, उससे हमको रेशम मिलता है, सिल्क मिलता है। ओके, वेरी गुड। तो ये तो बहुत इजी है, हमको कुछ नई चीजें पता चली आज, कुछ आपको पता ही थी पहले से। अभी मानव निर्मित तंतु, ये इम्पोर्टेंट है। मानव निर्मित तंतु रसायनों का प्रयोग करके, रसायन क्या है? केमिकल्स का प्रयोग करके प्रयोगशाला में निर्मित तंतुओं को मानव निर्मित तंतु कहते हैं। देखो, ये है परिभाषा, डेफिनेशन। तो मानव निर्मित तंतु क्या है? रसायनों को प्रयोग करके जो तंतु बनाया जाता है प्रयोगशाला में, उनको मानव निर्मित तंतु कहते हैं। ये तंतु निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। अभी मानव निर्मित तंतु भी दो प्रकार के होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? हम इधर तक ही, आज के दिन इधर तक ही हम पढ़ेंगे, सो दैट आप इसको याद करो। कल मैं आपको फिर से पूछने वाली हूँ कि दो प्रकार के तंतु कौन से हैं, और फिर क्या प्राकृतिक दो प्रकार कौन से हैं, मानव निर्मित दो प्रकार कौन से हैं। ये चीज तक ही आज हम पढ़ेंगे। कल मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। तो अभी मानव निर्मित तंतु किसे कहते हैं? तो पहले तो परिभाषा क्या है? रसायनों का प्रयोग करके प्रयोगशाला में जो तंतु बनाए जाते हैं, उनको मानव निर्मित तंतु कहते हैं। ओके, ये है डेफिनेशन। मानव निर्मित तंतु दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुनः उत्पादित तंतु, एक है पुनः उत्पादित तंतु, ठीक है, और दूसरा है कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। ओके, एक है पुनः उत्पादित तंतु नंबर 1, एंड नंबर 2 है कृत्रिम तंतु यानी आर्टिफिशियल तंतु। तो लेट अस रीड। अभी पुनः उत्पादित तंतु कौन सा वाला है? पुनः उत्पादित तंतु, इन तंतुओं का निर्माण कपास के अत्यंत छोटे तंतुओं या किसी अन्य तंतु स्रोत जैसे लकड़ी के बुरादे, दूध के प्रोटीन आदि से किया जाता है। देखो, साइंस कितना आगे बढ़ गया है कि ये लकड़ी के बुरादे और दूध के प्रोटीन से भी इवन तंतु तैयार करते हैं। सोचो, पता ही नहीं चलता फिर तो आजकल हम क्या कपड़े पहनते हैं ना। मुझे तो हंसी भी आ रही है। पुनः उत्पादित तंतु, इन तंतुओं का निर्माण कपास के अत्यंत छोटे तंतुओं या किसी अन्य तंतु स्रोत जैसे लकड़ी के बुरादे, दूध के प्रोटीन आदि से किया जाता है। इन्हें विघटित करने के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाता है। रसायन मतलब क्या? केमिकल्स। और इससे प्राप्त घोल को स्थूल तंतुओं में परिवर्तित किया जाता है। बहुत इजी है। तो पुनः उत्पादित तंतु क्या है? कपास के बहुत छोटे छोटे तंतु से बनाया जाता है, नहीं तो अन्य तंतु स्रोत से बनाया जाता है, जैसे कि लकड़ी के बुरादे और दूध में जो प्रोटीन मिलता है उससे ये बनाया जाता है। ओके, सो उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के रेयॉन, ये याद रखना है। रेयॉन जो पुनः उत्पादित तंतु है, उसका एक उदाहरण अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? रेयॉन।
ओके। और फिर केजीन, दूध से जो बनता है ना, वो केजीन तंतु कहते हैं उसको, केजीन। ये सब नया नया नाम है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। कल तो मैं पूरा पूछने वाली हूँ आपसे। तथा सोयाबीन के से भी तंतु बनता है। देखो, तो पुनः उत्पादित तंतु, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ सो दैट आपको एकदम दिमाग में घुस जाए। पुनः उत्पादित तंतु मानव निर्मित तंतु का पहला वाला मतलब विभाजन है ना। तो पुनः उत्पादित तंतु किससे बनता है? या तो कपास के अत्यंत छोटे तंतु से बनता है, नहीं तो अन्य तंतु स्रोत जैसे लकड़ी के बुरादे और दूध की प्रोटीन से बनता है। कैसे बनता है? रसायनों का उपयोग करके, यानी केमिकल्स का उपयोग करके प्रयोगशाला में इसको बनाया जाता है। उसका एग्जाम्पल क्या है पुनः उत्पादित तंतु का? एक तो नंबर 1 रेयॉन, रेयॉन याद रखना है आपको। दूसरा है केजिन तंतु, जो दूध से बनाया जाता है, केजिन तंतु। और तीसरा है सोयाबीन तंतु, जो सोयाबीन से बनाया जाता है। और जो दूसरे प्रकार का मानव निर्मित तंतु है वो कौन सा है? कृत्रिम, कृत्रिम तंतु। सो इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के पेट्रो रासायनिक उत्पादों से किया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स होता है ना, जैसे कि ये पेट्रोलियम हो गया, और वो अलग तरह से जो ये तेल होता है ना, पेट्रोल जैसा तेल होता है, उससे जो केमिकल्स निकलते हैं उसको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, या फिर हिंदी में हम उसको पेट्रो रासायनिक उत्पाद कहेंगे। ओके। तो जो कृत्रिम तंतु है वो उनका निर्माण विभिन्न प्रकार के पेट्रो रासायनिक उत्पादों से किया जाता है। और उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है नायलॉन। एक है नायलॉन, दूसरा है एक्रिलिक, एक्रिलिक, और तीसरा है पॉलिस्टर। ओके। सो ये सब है कृत्रिम तंतु। इसीलिए मैं आज इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, डिस्कस करूंगी, बिकॉज ये नाम याद आपको रखना है अलग अलग प्रकार के। ओके। तो लेट अस डिस्कस। अभी एक बार एक दूसरे के साथ हम ये बोलते हैं सो दैट आप लोग को याद हो जाए पूरी तरह से। चलो, तो पहले आप लोग मुझे अभी बताओ कि तंतुओं के स्रोत के हिसाब से कितने प्रकार के तंतु हमको मिलते हैं? फटाफट बताओ। दो प्रकार। क्या क्या है? प्राकृतिक स्रोतों से और मानव निर्मित। यस, प्राकृतिक स्रोतों से मानव निर्मित। वेरी गुड। तो पहले प्राकृतिक क्लियर करते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से तंतु जो है वो दो प्रकार, कितने प्रकार के हैं? मैम 2 प्रकार के। 2 प्रकार के हैं। तो कौन से हैं? मैम पौधा और पशु। जो पौधे से पर्याप्त होते हैं, और प्रोटीन, एक प्रोटीन तंतु जो पशु से पर्याप्त किए जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इजी, कितना इजी है। देखो, प्राकृतिक स्रोत से 2 प्रकार है, पौधों से मिलने वाले जिसको सेल्यूलोजिक कहेंगे, और पशु से मिलने वाले जिनको हम लोग प्रोटीन तंतु कहेंगे। अब एग्जांपल्स बता दो फिर फटाफट, सेल्यूलोजिक और प्रोटीन तंतु का। सेल्यूलोजिक का से सूत और लिनन मिलते हैं। राइट, सूत और लिनन है पौधों से। ऐसा फिर प्रोटीन तंतु से ऊन और रेशम, लिनन। रेशम, वेरी गुड। तो प्राकृतिक तो आप लोग का क्लियर हो गया। वेरी गुड। अभी मैं पूछती हूँ, अभी देखते हैं कितना याद है आप लोगों को ना। अभी आता है मानव निर्मित तंतु। तो मानव निर्मित तंतु कितने प्रकार, आप क्या समझते हो? पहले तो ये बताओ, मानव निर्मित तंतु है क्या? मैम मैन मेड। मैम रासायनिक के प्रयोग से गौशाला में
मैम से बनाए जाने वाले रसायनों का प्रयोग करके प्रयोगशाला में जो बनाया जाता है ना। मैम लकड़ी के बुरादे से तथा वेरी गुड। दूध के उसको प्रोटीन हम से। लोग मानव निर्मित तंतु कहते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं ये? मैम लकड़ी के द्वारा जो बुरादा होता है उसको निकाल के और दूध के प्रोटीन के द्वारा जो है उसको बना के 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली। तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या है, पहला जो बड़ा हिसाब से जो तोड़ा गया है कॉटन मैम, ये कपास। नहीं, मुस्कान बता रही है कुछ। मुस्कान क्या बता रहे थे आप? हाँ आप ठीक ही बोल रहे थे। क्या बता रहे थे आप? पुनः उत्पादित। वेरी गुड। एक है पुनः उत्पादित। देखो, जब आपको सपोज 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको तो ये नाम लिखना पड़ेगा कि मानव निर्मित तंतु 2 प्रकार के होते हैं। एक है पुनः उत्पादित तंतु और दूसरा मैम दूसरा भूल इसीलिए मैंने सोचा इसको रिवाइज करते हैं। एक है पुनः उत्पादित तंतु और दूसरा क्या है? सोचो। दूसरा है वेरी गुड, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। इंग्लिश में उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं ना। तो एक है पुनः उत्पादित, दूसरा है कृत्रिम। अभी बताओ पुनः उत्पादित क्या है? मैम जो दोबारा उत्पन्न किया जा सके। हाँ बिल्कुल। मीनिंग बिल्कुल सही है। जो दोबारा हम लोग वो उत्पादित किया जा सकता है। तो उसमें जो आपने बताया वो इसमें आएगा। पहले तो आपको पुनः उत्पादित कहना है। उसके अंदर आप ये बता सकते हो जैसे कि कपास के छोटे तंतु से बनते हैं या फिर दूध के बुरादे या ना अन्य स्रोत यानी दूध के बुरादे। मैम लकड़ी के बुरादे और दूध की प्रोटीन। हाँ उनसे बनते हैं। अब मुझे बताओ जो मतलब इसका जो उदाहरण था आर्टिफिशियल वो क्या था? पुनः उत्पादित तंतु के जो एग्जाम्पल्स थे क्या थे वो? रेयॉन। एक रेयॉन था और दूसरा दूध से जो बनता है, दूध के प्रोटीन से। मैम क्रेव कैसे? बिल्कुल है ना। एक तो रेयॉन है, दूसरा है जो दूध के उससे बनता है प्रोटीन से, उसको केसीन तंतु बोलते हैं। एक और तंतु है, कौन सा है वो? सोयाबीन तंतु। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये पुनः उत्पादित तंतु है। अब कृत्रिम तंतु का क्या मतलब है? कैसे बनता है कृत्रिम तंतु? किससे बनता है? देखो ये नाम ही है आर्टिफिशियल। अब जैसे दूध है, दूध से जो बना वो आर्टिफिशियल नहीं है, बिकॉज दूध तो नेचुरल है ना। तो इसीलिए वो पुनः उत्पादित तंतु में आएगा। लेकिन ये जो कृत्रिम तंतु है ये बिल्कुल आर्टिफिशियल, मतलब ये पूरी तरह से इसको प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में ही बनाया जाता है। इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं है। मतलब नेचुरल चीज से बनता है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल हो गया है ना। तो ये याद रखना है, कृत्रिम तंतु किससे बनता है? पेट्रो रसायन से बनता है। हाँ, पेट्रो रसायन से बनता है। किससे बनता है? पेट्रोल रसायन। हाँ, जिसको हम इंग्लिश में पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो बताओ। अभी 3 एग्जाम्पल्स थे। मैं नायलॉन। वेरी गुड। एक है नायलॉन, फिर एक है नायलॉन, दूसरा है पॉलिस्टर। नाम सुना है आपने पॉलिस्टर? यस मैम। हाँ, एक है पॉलिस्टर और तीसरा है एक्रिलिक। क्या बोलते हैं? एक्रिलिक। वेरी गुड। तो यही हो गया आपका क्लासिफिकेशन, मतलब विभाजन तंतु का। ये मैं कल आपका पूछने वाली हूँ पूरा। 2 प्रकार के स्रोत,
फिर कपड़े हम किस लिए यूज करते हैं, आज जो हमने पढ़ा पहले 10 मिनट मैं आपसे वो पूछने वाली हूँ कल कि कपड़े का हम लोग क्यों यूज करते हैं कपड़ों को, उसको मैं आपसे पूछूंगी। और ये जो हमने आज कंप्लीट किया इसको मैं पूछूंगी। कल जो हम पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ेंगे तंतुओं के स्रोत। ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, सॉरी। ये हम कल एक और चीज, एक कपास लिनन कहाँ किस चीज से बनता है वो बताया गया है ना, कि कपास का किस चीज से बनता है, लिनन किस चीज से बनता है, ऊन किस चीज से बनता है, रेशम। ये वाला टेबल एक दिया हुआ है, ये हम पढ़ेंगे कल। और तंतु की लंबाई के आधार पर, वो हो गया आपके स्रोत के आधार पर। आज जो हमने पढ़ा स्रोत के आधार पर हमने पढ़ा है ना, प्राकृतिक और जो आर्टिफिशियल मैन मेड हो गया है ना, मतलब मानव निर्मित। कल हम जो पढ़ेंगे वो लंबाई के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे विभिन्न तंतुओं की सामान्य विशेषता। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमको जानना है कपास के कपड़ों का कौन सी विशेषता है, फिर जूट के कपड़ों का कौन सी विशेषता है। वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है कल, हम ये कल पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस है वो करेंगे। वस्त्र के दृश्य परीक्षण तथा स्पर्श द्वारा तंतु की पहचान, ये भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे कल हो सके तो, ठीक है। और आई थिंक 2-3 क्लासेस में हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी के साथ आज का हम ये चैप्टर खत्म करते हैं। कल आप प्रिपेयर रहना, आज जो हमने किया उसको आप रिवाइज करके आना। कल हम लोग अगर कल हो सके तो हम कल से ये शाम वाला क्लास स्टार्ट कर देते हैं फिर ना, 5 बजे से 5 to 6 कल से हम करते हैं। ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय। ओके मैम, बाय बाय।